बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ऐसे राइटिंग। आज आप लोगों को मैं ऐसे राइटिंग के बारे में बताऊंगी और कुछ इसकी टिप्स दूंगी कि आप किस तरह से अच्छे से एक ऐसे को अटेम्प्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको अच्छे मार्क्स मिलें। ठीक है, और ऐसे राइटिंग हमारा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ऐसे हमारा हम जिस लेवल पे मर्ज़ी चले जाएं, ये हमारी एक बेसिक थी चीज़ है और एक लाजमी चीज़ है जो लाजमी आती है। ठीक है, हम अपने जूनियर मतलब लेवल से लेके अब सीनियर लेवल पे आके भी हम देख रहे हैं कि ऐसे हमारा हर लेवल पे है। जूनियर लेवल पे तो हम लोग ऐसे को रटा लगा के कर लेते हैं, लेकिन अब आप लोगों का टाइम है कि आप लोग ऐसे को अच्छे तरीके से समझें कि हम लोग ऐसे का मकसद क्या है और ऐसे हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। आप लोगों को टेंसेस इसीलिए सिखाई जाती हैं, आप लोगों को एक्टिव पैसिव इसीलिए सिखाए जाते हैं, आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इसलिए सिखाई जाती है ताकि आप लोगों को जो है वो इंग्लिश पे अच्छे तरीके से अबूर हासिल हो। ठीक है, तो ऐसे राइटिंग भी हमारा उसी में से एक है। ऐसे राइटिंग से हम लोगों के अंदर एक लिखने की काबिलियत आती है, हम लोग लिखने के काबिल होते हैं। हमारी जो एक क्रिएटिव राइटिंग है वो होती है ऐसे। ठीक है, हम ऐसे के थ्रू अपनी क्रिएटिव राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे सिलेबस का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऐसे होता क्या है। ठीक है, ऐसे इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग दैट गिव्स द ऑथर्स ओन आर्गूमेंट। ऐसे क्या है? ये एक ऐसा पीस ऑफ राइटिंग है, यानी कि ये एक ऐसी राइटिंग है, एक ऐसा आप कह लें पीस ऑफ राइटिंग है जो कि ऑथर कहते हैं जो लिखने वाला है, जो ऐसे को लिख रहा है। यानी कि अगर आप ऐसे लिख रहे हैं खुद से तो उसके ऑथर आप हैं, लेकिन अगर आप एक ऐसे को रट्टा लगा रहे हैं तो वो ऐसे का ऑथर कोई और होगा। ठीक है, तो बेसिकली ऑथर जो है मतलब हम लोग ऐसे को खुद से लिखना होता है। ठीक है, तो ऑथर हम उसके खुद होते हैं। तो ऐसे जो है वो क्या है? एक ऐसी राइटिंग है जो हमें ऑथर्स का, यानी कि अगर हम किसी का ऐसे पढ़ रहे हैं उससे हमें उस ऑथर्स के ख़यालात, उसकी जो आर्गूमेंट्स हैं, उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हम उसको समझ सकते हैं, हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? ऐसे राइटिंग का जो मैंने सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है वो है इट फोकसेस ऑन अ सिंगल टॉपिक। यानी कि ऐसे राइटिंग के अंदर हम क्या करते हैं? हम लोग किसी एक टॉपिक को लेके चलते हैं, हम उसी एक टॉपिक के ऊपर ही बात करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपका ऐसे है आ गया है पेपर में आ गया या आपने खुद लिखना है एक टॉपिक है, तो आपने जो एक टॉपिक सिलेक्ट किया है, ठीक है, अगर आपने माई स्कूल सिलेक्ट किया है तो आप उसमें टोटली आप अपने माई स्कूल के बारे में लिखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप उसके अंदर अपना टॉपिक जो है वो कुछ मतलब आप अपने घर की रूटीन बताएं, आप अपने बाकी मतलब हाउस की रूटीन बताएं। यानी कि हम लोगों ने सिर्फ उसके अंदर अपने टॉपिक से रिलेटेड ही बात करनी है। ठीक है, उसके बाद है इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड अराउंड अ जनरल आइडिया और थीसिस। अब इसके अंदर क्या है कि हम लोग जब एक ऐसे लिखते हैं तो हम उसका सबसे पहले उसका एक जनरल आइडिया लेते हैं, उसका थीसिस स्टेटमेंट मतलब बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने पूरे ऐसे को लेके चलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टाइप्स ऑफ ऐसे की तरफ कि हमारे कितने टाइप्स ऑफ ऐसेज हैं। ठीक है, जो हमारे आते रहते हैं सिलेबस के अंदर, साथ मैंने उनकी एग्जाम्पल भी बताई हुई हैं। तो हमारे 4 टाइप्स हैं ऐसे की बेसिकली। एक है नरेटिव ऐसे, एक है डिस्क्रिप्टिव ऐसे, एक है आर्गुमेंटेटिव ऐसे और एक है रिफ्लेक्टिव ऐसे। तो फर्स्ट जो हमारा है नरेटिव ऐसे। नरेटिव ऐसे क्या है? जिसमें हम लोग अपनी कोई भी स्टोरी या इवेंट को नरेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें आपको अक्सर पेपर्स में आते होते हैं आ विज़िट टू अ हिल स्टेशन, आ विज़िट टू मरी, इस तरह के हमारे जो हैं वो ये क्या है? नरेट है। आपने अपना एक जो इवेंट गुजरा है या आप एक जो आप मतलब एक स्टोरी आप नरेट करते हैं, आप एक स्टोरी सुनाते हैं। ठीक है, आंखों देखा हाल आप सुनाते हैं, उसको कहते हैं नरेटिव। सेकंड हमारा है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है? आप एक चीज़ को डिस्क्राइब करते हो। ठीक है, उसकी सारी चीज़ें, उसकी इन्फॉर्मेशन आप लगा के, आपको जो जो उसके बारे में पता है आप उसको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करते हो। ये आपके नाम से पता चल रहा है कि आप इसको डिस्क्राइब करते हो। जैसे माई स्कूल, माई टीचर, तो आप जब माई स्कूल को लिखेंगे तो आप माई स्कूल को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। माई टीचर को लिखेंगे तो आप टीचर के टॉपिक पे अच्छे तरीके से अपने इस टॉपिक को डिस्क्राइब करेंगे। थर्ड हमारा आ जाता है आर्गूमेंटेटिव ऐसे। आर्गूमेंटेटिव वो ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम लोग बहस करते हैं, तकरार करते हैं, हमारा उसमें जो है बहस व मुबाहिसा होता है। ठीक है, यानी कि हमारा उसके अंदर कह लें एक डिबेट टाइप है।
इसके अंदर एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अगर हम इस ऐसे की बात करें तो आप देखेंगे हम पहले कंप्यूटर एज अ होल एक एज अ ब्लेसिंग बताएंगे कि कंप्यूटर हमारी ब्लेसिंग किस तरह से है। उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे कि कंप्यूटर है क्या चीज़ है हमारी आज के दौर में, मतलब इसने हमारे लिए किस तरह से आसानियाँ पैदा, मतलब पहले हम इसके एडवांटेजेस की तरफ आएंगे कि जहाँ हम इसके इतने सारे फ़ायदे हैं वहाँ ही हमें इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी। तो इसके अंदर क्या है, बहस व तकरार होती है, इसके अंदर हमारी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग दोनों पहलू बयान करते हैं, एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस। यहाँ पे कंप्यूटर भी हो सकता है, मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, हमारी जो साइंस है उसको लेके भी हम लोग बहस कर सकते हैं, यानी कि हमारे अंदर इसके अंदर जो है वो डिबेटिव जो टॉपिक्स होते हैं ना वो होंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा रिफ्लेक्टिव ऐसे। रिफ्लेक्टिव ऐसे ऐसा है जो हमारी एक सोसाइटी को या हमारी जो सोसाइटी में जो कुछ भी हो रहा है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। हमने इस अपने जो ऐसे है उसके थ्रू अपनी रियलिटी की तरफ, सोसाइटी की तरफ हमने उसमें अपनी एक कहते हैं कि उसकी झलक शो करनी है। ठीक है, अब जैसे डाउरी सिस्टम है और एक चाइल्ड लेबर है, इसके थ्रू अगर हम इन एसेस में क्या करते हैं, हम लोग डाउरी सिस्टम बताएंगे कि डाउरी है क्या, मतलब ये जहेज़ है। ठीक है, और उसके बाद हम इसको बता सकते हैं कि जहेज़ एक लानत है, कर्स है, और ये क्यों बुरी है और ये कहाँ से रिवाज आया, इसकी हिस्ट्री वगैरह हर चीज़। तो इसके अंदर हम बता सकते हैं कि इसके कोई फ़ायदे तो नहीं, इसके मतलब नुकसानात है और हमारी सोसाइटी में इसका क्या असर हो रहा है, क्या इम्पैक्ट पा रहा है इसका। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है रिफ्लेक्टिव में। तो इसी तरह से हम चाइल्ड लेबर को देखें तो चाइल्ड लेबर के भी हम देख सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में चाइल्ड लेबर कहाँ तक पहुँच चुकी है, इसका हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है, और इस तरह से मतलब हमारे जो चाइल्ड लेबर है वो किस तरह से हमारी सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर रही है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए ऐसे की टाइप्स। और अब मैं आपको बताऊंगी हमारी कुछ टिप्स कि जिसको फॉलो करते हुए हम लोग अपने ऐसे को लिख सकते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये हैं मेरी कुछ टिप्स जो मैंने मतलब एक टॉपिक पे गौर करके कि हम लोगों को क्या क्या करके हम लोग ऐसे को अच्छे तरीके से जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने कुछ टिप्स लिखी हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग ऐसे किस तरह से अच्छे अंदाज में लिख सकते हैं। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अगर आपके ज़ाहिर सी बात है हम पेपर्स की तैयारी करते हैं उसके लिए हमें ऐसे लिखना है। अगर आप खुद से लिख रहे हैं ऐसे मतलब प्रैक्टिस के लिए, तो आप सबसे पहले तो ऐसा टॉपिक चूज़ करो। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, चूज़ द टॉपिक यू नो अबाउट। ठीक है, अगर आपने ऐसे लिखना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने किस टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखना है। ठीक है, आपको उसके बारे में कितना नॉलेज है, आप उस टॉपिक के बारे में कितना जानते हैं। अगर तो आप एक घर में बैठ के ऐसे लिखना चाह रहे हैं तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने जो एक टॉपिक चूज़ करना है जिसके बारे में आपको कुछ आइडिया है, कुछ नॉलेज है। ठीक है, उस ऐसे को टॉपिक को चूज़ करके उसके बाद क्या करना है, आपने उसके बारे में रिसर्च करनी है। ठीक है, नेट से रिसर्च करें, बुक्स पढ़ें, उसके बारे में आर्टिकल्स पढ़ें, आपको पता चले उस टॉपिक के बारे में कि आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो। ठीक है, जब आपने सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली उसके बाद क्या करना है, आपने एक आउटलाइन बनानी है अपने ऐसे की। ठीक है, आउटलाइन कैसे बनानी है, बेसिकली हम छोटी क्लासेस में हम सीखते हैं कि जब भी हम लोगों ने ऐसे लिखना है, छोटी क्लासेस में हम लिखते हैं ना कि हम लोग ऐसे एक सर्कल बना लेते हैं, उसके अंदर हम मेन टॉपिक लिखते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड मेन चीज़ें हम लोग जो हैं वो लिख लेते हैं, इसको कहते हैं आउटलाइन। उसके बाद आपने क्या कर लिया, आउटलाइन बना ली है। ठीक है, ये मैंने बात की अगर आप घर में लिख लें, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में जो है वो टॉपिक लिख रहे हैं, मतलब ऐसे लिखना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपके पास जो 2-4 ऐसे के टॉपिक्स आए होते हैं उसमें से आपने ऐसा टॉपिक चूज़ करना है जिसके बारे में आपको पता हो कि आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जिसके बारे में आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और आप उस टॉपिक को अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, चूज़ अ टॉपिक। सेम पॉइंट सेकंड पॉइंट हमारा सेम रहेगा, उसमें भी आपने आउटलाइन बना लेनी अपने ऐसे की। थर्ड हमारा टॉपिक पॉइंट आ जाता है ब्रेनस्टॉर्म द टॉपिक। उसके बाद आपने क्या करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है अपनी। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है कि आपके माइंड में उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी बातें आ रही हैं आपने उसको ना रफली लिखते जाना है। इससे क्या होगा कि जब आपने एक रफ़ स्केच बना लिया, आप अपने रफ़ फ्रेमवर्क बना लिया अपने ऐसे का, तो आपके लिए क्या होगा, इजीली आप उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे और जब आप ऐसे लिख रहे होंगे तो आप उसको एक अच्छे से जो है ना सीक्वेंस दे सकेंगे। आपके माइंड में आपके सामने एक रफली स्केच होगा आपके ऐसे का, आप इजीली वहाँ से जो है ना अपनी बातों को, अपने पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हैं, उनको सीक्वेंस दे सकते हैं।
तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का ये फ़ायदा है कि आपके पास जो भी टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपने वहाँ पे रफली जो है वो नोट कर लेनी है। उसके बाद क्या है, राइट डाउन द क्वेश्चंस अराइज इन योर माइंड रिलेटेड टू द टॉपिक। उसके बाद क्या करना है कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपके माइंड में जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, आपने उनको राइट डाउन कर लेना है। क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस कि ये चीज़ क्यों है, ये क्या है, इसकी क्या वजह है, ऐसा करने से, मतलब ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके पास जो माइंड में आ रहे हैं वो आपने लिख लेने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपने अपने ऐसे में शामिल करने। क्योंकि जब आप ये वाले क्वेश्चंस अपने ऐसे के अंदर शामिल करते हैं तो वो जो रीडर है उसकी जो इंटरेस्ट है, उसका जो अटेंशन है ना, वो आप इजीली सीख कर सकते हैं। मतलब उसकी अटेंशन आपको इजीली मिल जाएगी, यानी कि वो अच्छे तरीके से उसको और पढ़ेगा जब आपके ऐसे के अंदर क्वेश्चनिंग होगी। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है, थिंक अबाउट एनी फेमस सेइंग और प्रोवर्ब रिलेटेड टू द टॉपिक इफ़ एनी। यानी कि आपके पास कोई टॉपिक है, ठीक है, जैसे अगर साइंस को लेकर हम करें कि साइंस जो है इज़ अ ब्लेसिंग और अ कर्स, ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर आपके पास जो है वो कोई प्रोवर्ब है, कोई सेइंग है फेमस किसी की, तो आप उसको राइट डाउन कर लो, ठीक है। पहले उसके बारे में सोचो, क्योंकि ये आपका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर और रीडर के ऊपर जो आप ऐसे को रीड कर रहे हैं, ठीक है। और अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें कि उससे रिलेटेड आपके पास कोई प्रोवर्ब या कोई फेमस सेइंग मौजूद हो, ठीक है। जैसे अगर हमारा है कंप्यूटर का हम कर लें या हम साइंस की टेक्नोलॉजी का कर लें, तो उसमें हमारी प्रोवर्ब बन सकती है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, ठीक है, ज़रूरत ईजाद की माँ। यानी कि जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाती है हम लोग हर चीज़ को है ना उसकी तरफ दौड़ते हैं, उसको पाने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर तरक्की करते हैं। इसी तरह से हम लोग जो है डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड आपको जो प्रोवर्ब या सेइंग लगे आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, वो क्या है ऐसे लिखने के लिए कि स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन विद योर थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है। जब आपने अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है तो आपके एक थीसिस स्टेटमेंट से होना चाहिए, यानी कि आपका जो मेन टॉपिक मेन जो एक सेंटेंस है ना टॉपिक का, आपने वो लिखना है जिसके ऊपर आपने ज़्यादातर बहस करनी है और उसको आपने अपने कंक्लूजन में प्रूव करना है, मतलब आपने उसको सेटिस्फाई करना है अपने रीडर को, ठीक है। तो आपने एक ऐसा थीसिस स्टेटमेंट लिख लेना है अपना। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, कंक्लूड योर एसे इन सच अ वे दैट द रीडर गेट सेटिस्फाइड। अब क्या है कि आपने जब अपने ऐसे की क्लोजिंग करनी है, उसको कंक्लूड करना है, तो आपने उसको इस अंदाज़ में कंक्लूड करना है, इस तरीके से कि आपकी मतलब इस तरह से सारी डिस्कशन हो चुकी हो आपके ऐसे के अंदर कि आपका जो रीडर है ना वो अपने आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट देखे, जब आपकी डिस्कशन देखे ऐसे के अंदर, उसको देख के वो सही तरह से मुतमईन हो जाए आपके कंक्लूजन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, कीप यूनिटी ऑफ ऑर्डर इन योर माइंड, ठीक है, कि आपने जब भी ऐसे लिखना है तो आपने यूनिटी ऑफ ऑर्डर का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। यूनिटी ऑफ ऑर्डर क्या है कि एक तो आप जो एक बात कर रहे हैं ना एक टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट जब आप डिस्कस करें वो उससे रिलेटेड ही हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप एक पॉइंट के बाद जो अगला पॉइंट लिख रहे हैं उसका उस पहले वाले पॉइंट के साथ कोई लिंक ही ना पाया जा रहा हो, कोई आपस में रिलेशन ही शो ना कर रहा हो। हमेशा आपने ऐसी बात को लिखना है जिससे आपकी बात जो है वो मतलब कंटिन्यू रहे, ठीक है, उसमें मुसलसल एक कंटिन्यूएशन पाई जाए, ठीक है, उसके अंदर आपका कोई भी ब्रेक ना आए, गैप ना आए, यानी कि एक हमारा जो पॉइंट है उसका कनेक्शन आपके दूसरे पॉइंट से शो हो, यानी कि आपकी यूनिटी ऑफ ऑर्डर को आपने हमेशा अपने माइंड में रखना है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बैलेंस बिटवीन पैराग्राफ्स, ठीक है। आपने जो अपने पैराग्राफ्स लिखने हैं आपने उसके अंदर ध्यान रखना है कि आपके पैराग्राफ्स में बैलेंस रहे, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपके एक पैराग्राफ में आपके ज़्यादा ऑथेंटिक पॉइंट्स डिस्कस कर लिया आपने और जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें आप बिल्कुल बेमायनी बातें करें और थर्ड पैराग्राफ में आप फिर से कोई मतलब काम की बात कर दें। इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपने अपने पैराग्राफ्स के अंदर बिल्कुल बैलेंस रखना है, ठीक है, कि आपके पैराग्राफ बिल्कुल
इक्वल लगें, उनमें कोई भी जो है वो कमी बेशी ना आए, यानी कि ऐसा ना हो कि आपका एक पैराग्राफ जो है वो क्वालिटी के हिसाब से हैवी है और सेकंड जो पैराग्राफ है उसमें क्वालिटी कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी है, यानी कि सिर्फ वो लेंथ में आपको नज़र आ रहा है लेकिन उसके अंदर क्वालिटी कुछ भी नहीं है। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है सबसे कि आपने जो है ऐसे लिखने के दौरान बैलेंस का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपके पैराग्राफ्स के बीच में बैलेंस रहे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट रिपीट द सेम पॉइंट, कि आपने जब एक पॉइंट को डिस्कस कर लिया है, ठीक है, उसकी लैंग्वेज चेंज करके, उसकी वर्डिंग चेंज करके आपने उस पॉइंट को बार बार डिस्कस नहीं करना है, आपने उस पॉइंट को रिपीट नहीं करना है। अगर आप उस पॉइंट को रिपीट करेंगे ना तो इससे आपका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, आपके रीडर के ऊपर। वो कहेगा कि शायद इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, शायद इसके पास इतनी ही इंफॉर्मेशन है जिसको ये बार बार डिस्कस कर रहा है। तो जब आपने एक पॉइंट डिस्कस कर दिया है तो वो ख़त्म, ठीक है। उसके बाद आपने उससे रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट करना है। और इसके अलावा मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना भूल गई हूँ कि आपने जब भी कोई पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी उस पॉइंट से रिलेटेड एग्जांपल्स दें, उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें, ठीक है, ताकि आपका जो पॉइंट है वो एग्जांपल्स और आपकी एक्सप्लेनेशन के थ्रू अच्छे तरीके से जो है वो रीडर को समझ आ जाए। तो यहाँ पर मैं एक ऐड कर देती हूँ एक एग्जांपल्स का, ठीक है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं इंक्लूड एग्जाम्पल्स एज मैनी एज यू कैन, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डोंट ड्रैग द टॉपिक अननेसेसरीली, ठीक है। इसमें क्या है कि आपने टॉपिक से रिलेटेड जो आपके पास इंफॉर्मेशन थी, जो आपके पास नॉलेज था, आपने वो सारा अच्छे तरीके से एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन कर देना है। आपने बिल्कुल भी एक तो पॉइंट्स को रिपीट नहीं करना और टॉपिक को अननेसेसरीली जो है वो ड्रैग नहीं करना, मतलब उसको आपने ऐसे ही बात को लंबा नहीं करना, आपने टू दी पॉइंट हर चीज़ को बात करनी है और उसको एक्सप्लेन करना है। उसके अंदर कोई फालतू मवाद मौजूद ना हो जिससे आपका जो एग्जामिनर है या आपका जो रीडर है उसका इंटरेस्ट आपके टॉपिक से, आपके ऐसे से ख़त्म होना शुरू हो जाए, ठीक है। आपने हमेशा इस तरह से अपना ऐसे लिखना है कि आपके जो एग्जामिनर है या आपका जो रीडर है ऐसे का, वो उसकी अटेंशन हमेशा आपके ऐसे के अंदर है, यानी कि आपने अपने ऐसे को इस तरीके से खूबसूरती से बयान करना है उसके अंदर कि जो एग्जामिनर है या हमारा जो रीडर है उसके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाए और वो आपके ऐसे से हट ना सके, वो उसको पूरा पढ़े, ठीक है। तो आपने टॉपिक को बिल्कुल भी अननेसेसरीली ड्रैग नहीं करना है। अब हम चलते हैं अपने स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे की तरफ और देखते हैं हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे क्या है, यानी कि हमारी ऐसे किस तरह से हम लिखते हैं। तो सबसे पहला हमारा आ जाता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। जब हमने ऐसे स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आएगा हमारा इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको बताती हूँ इंट्रोडक्शन क्या है, उसमें आपने क्या लिखना है और किस तरह से आप उसको अच्छा बना सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है बेसिकली, इसमें आपने अपनी क्रिएटिव ओपनिंग करनी है, यानी कि आपने इसमें कोशिश करनी है कि आपकी किसी अच्छी प्रोवर्ब से आप स्टार्ट लें, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है आपने हमेशा स्टार्ट करना है, अगर आप स्टार्ट करेंगे ना किसी क्वेश्चन से, ठीक है, कि जैसे कि हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ये उसके एडवांटेजेस हैं, ये डिसएडवांटेजेस हैं, हमारे लिए ब्लेसिंग है कि हमारे लिए कर्स है, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन स्टार्ट में कर लेंगे कि हमारे लिए कंप्यूटर क्या हमारे लिए ब्लेसिंग है या हमारे लिए कर्स है, या हमारे लिए वो मतलब फ़ायदेमंद नहीं है, नुकसानदेह है, तो क्या होगा, इससे जो रीडर है या हमारा एग्जामिनर है उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा उसके अंदर। क्यों? क्योंकि अगर तो वो उसके एडवांटेजेस के साइड में है तो मतलब उसको कंप्यूटर पसंद है और वो उसके सिर्फ एडवांटेजेस को फोकस करता है, ठीक है, तो वो आपके ऐसे को गौर से पढ़ेगा ताकि वो देखे कि इसके अंदर क्या डिसएडवांटेजेस आपने लिखे हुए, ठीक है। और अगर वो उसके ख़िलाफ़ है, यानी कि वो सिर्फ डिसएडवांटेजेस ही बयान करता है, तो वो आपके ऐसे को अच्छे तरीके से पढ़ेगा, क्योंकि वो देखेगा कि इसके अंदर आपने ऐसी क्या पॉजिटिव बातें लिखी हुई हैं कि ठीक है कि हम इसको एक ब्लेसिंग भी कह रहे हैं और हम इसको एक कर्स भी कह रहे हैं। तो ये होगी हमारी क्रिएटिव ओपनिंग। क्रिएटिव ओपनिंग आपने इसी तरह से करनी है कि आपकी एग्जामिनर में, आपके जो रीडर में जो है वो क्यूरियोसिटी जो है वो डेवलप हो जाए। उसके बाद क्या होता है, हमारे इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। हम अपने टॉपिक से रिलेटेड उसके बारे में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देंगे, उसकी हिस्ट्री बताएंगे, उसका ओरिजिन बताएंगे कि ये चीज़ स्टार्ट कब हुई, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में और क्या क्या आपके पास नॉलेज में है, आप सारी की सारी उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देंगे। उसके बाद आती है हमारी डेफिनेशन। जब इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप उसको डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। आप एक और चीज़ नोट कर लें कि जब आप ऐसे लिख रहे हैं और एक चीज़ के बारे में आपको 2-3 डेफिनेशंस आपके पास हैं, ठीक है, मतलब
या कि पर्सनल डेफिनेशन अगर आप उसको कह लो, कि आप उसको अपने तरीके से 2-3 तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो आप उसको 2-3 तरह से डिफ़ाइन करें, उससे आपका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है हमारा की सेंटेंस। की सेंटेंस क्या होता है? ये होता है हमारा टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड हमारी मतलब सेंटेंस होता है जिससे हमने स्टार्ट करना है, जिसको हम थीसिस स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने अपने टॉपिक से स्टार्ट करना है, हमारा मेन जिसके ऊपर हमारा सारा फोकस होगा। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, स्टार्ट विद द क्वेश्चन। इसमें क्या है कि आपने क्वेश्चन को क्वेश्चन के साथ अपना अगर हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक या ऐसे, तो वो हमारा बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। हम जो रीडर है उसकी ईजीली उसकी जो अटेंशन है वो सीख कर लेंगे। उसके बाद मैंने आपको कुछ यहाँ पे फ्रेजेस हैं बता देती हूँ, जिससे अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा ऐसे लगता है। जैसे आपने जब भी ऐसे स्टार्ट करना है तो आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, दीज डेज़, नाउ डेज़, ठीक है। या फिर इट इज़ ऑफन सेड दैट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू, यानी कि अगर हम किसी इशू की बात करें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, इट इज़ ऑफन सेड दैट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू। या दीज डेज़ मतलब डाउरी सिस्टम को अगर हम लिख रहे हैं, या नाउ डेज़, इस तरह से हम कुछ भी अपना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारा बॉडी। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है बॉडी। बॉडी में क्या है? हमारे 3 पैराग्राफ्स। हमारे जो टोटल ऐसे है ना, कोशिश करें कि आप 5 पैराग्राफ्स का लिखें। फर्स्ट पैराग्राफ हमारा हो जाएगा इंट्रोडक्शन, सेकंड पैराग्राफ हमारा हो जाएगा सेकंड पैराग्राफ हमारा हो जाएगा बॉडी का। अब बॉडी के हमारे 3 पैराग्राफ्स बनेंगे, एक पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 3। ये होगी हमारे 4 पैराग्राफ्स। और जो 5th पैराग्राफ है वो हमारा होगा कंक्लूजन का। तो अब हम देखते हैं बॉडी में हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें हमारा जो मेन आइडिया होता है ना, हमने उसको सपोर्ट करना होता है। इसके अंदर आप कोशिश करें, अगर आपके पास कोई डेफिनेशन है किसी फेमस बंदे की, या कोई रिसर्च के अकॉर्डिंग आप कुछ बताना चाह रहे हैं, या किसी बुक का हवाला देना चाह रहे हैं, किसी आर्टिकल का हवाला देना चाह रहे हैं, अगर आपके पास है तो वो आप पैराग्राफ 1 में देंगे, उसका हमारा बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो आपने जब इसमें आपने सपोर्ट द मेन आइडिया, अपने मेन आइडिया को सपोर्ट करना है, ठीक है। आपने इस तरह से अपना स्टार्ट कर लेना है पैराग्राफ। इसमें आप मेन आपका जो आइडिया उसको लेकर डिस्कस करना है। अगर आपके पास किसी आर्टिकल से रिलेटेड या किसी भी बुक से आपके पास कोई रेफरेंस मौजूद है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारा, अगर आप इसे रेफरेंस डालेंगे ना तो आपका ऐसे बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक लगेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा पैराग्राफ 2। पैराग्राफ 2 के अंदर हम लोगों ने क्या करना होता है, हम लोगों ने उसी तरह से अपने मेन आइडिया को लेके चलना है, ठीक है। उसके साथ हमने मज़ीद एग्जांपल्स देनी है, मज़ीद बहस करनी है, मतलब बहस नहीं करेंगे सेकंड पैराग्राफ के अंदर, आप मतलब उसको मज़ीद पॉइंट्स को एक्सप्लेन करोगे। तो पैराग्राफ 2 को आप स्टार्ट करने के लिए आप इन फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इन एडिशन टू, फर्दर मोर, मोर ओवर, ठीक है। यानी कि इसमें भी आपने अपने फर्स्ट पैराग्राफ के में जो हमने आइडिया को सपोर्ट किया है, जो हम लोगों ने बेसिक थीम लेके चल रहे हैं, उसी को हमने यहाँ पे भी डिस्कस करना है। लेकिन हम उसको स्टार्ट इस तरह से कर सकते हैं, यानी कि अपनी बात कंप्लीट हुई है उसके बाद इन एडिशन टू दिस, यानी कि ऊपर वाली हमारी इन्फॉर्मेशन जो है उसके अलावा अगर हम इसके अंदर और अपनी इन्फॉर्मेशन का इजाफा करें, अगर इन एडिशन टू दिस या फिर फर्दर मोर, हम लोग इसके अलावा ये फ्रेजेस का इजाफा कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है पैराग्राफ 3। पैराग्राफ 3 जो है हमारा होता है, इसमें हमारी कंट्रोवर्सी व्यू होता है, यानी कि इसके अंदर हम लोगों ने ना अपने जो फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स में जो बात किया है ना, उसे थोड़ा सा हट के थोड़ी सी बहस कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा तकरार कर सकते हैं, उसके ओपोजिट हम कुछ बयान कर सकते हैं, ठीक है। हमारे माइंड में दोनों व्यूज़ होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। तो यहाँ पर हम उसके नेगेटिव व्यूज़ को डिस्कस कर सकते हैं, नेगेटिव साइड को डिस्कस कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने बताया, मैंने आपको कंप्यूटर का बताना है, अगर हमने फर्स्ट 2 पैराग्राफ में उसके एडवांटेजेस डिस्कस किए हैं, उसके फ़ायदे डिस्कस किए हैं, उसके हम लोगों को एज अ ब्लेसिंग उसको डिस्कस किया है, तो हम पैराग्राफ 3 में उसको क्या करेंगे, उसकी कंट्रोवर्शियल साइड को डिस्कस करेंगे, उसकी नेगेटिव साइड्स को डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे उसके डिसएडवांटेजेस बताएंगे, हम उसके नुकसानात मतलब बताएंगे, हम उसके बुरे असरात बताएंगे, हम उसकी जो नेगेटिव बातें हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर हम लोग इन फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाउएवर, या फिर ऑन दी अदर हैंड। अगर हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जो आइडिया जो ऐसे है वो बहुत अच्छा
मतलब आएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा लास्ट है वो है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन जो है हमारा होता है एंड। इसके अंदर हम अपने पॉइंट्स को रीस्टेट करते हैं। रीस्टेट का मतलब यही नहीं है कि हमने अपने एक लाइन अपनी इंट्रोडक्शन से उठा ली, एक पैराग्राफ 1 से, एक पैराग्राफ 2 से और एक पैराग्राफ 3 से, इस तरह से नहीं है। ठीक है, वो रीराइट होता है, ये रीस्टेट होता है। आपने अपने जो पॉइंट डिस्कस किए हैं ना, उनको आपने रीस्टेट करना है, मतलब अपने डिफरेंट अंदाज में बयान करके उनको आपने सम अप करना है, उनको आपने कंक्लूड करना है। ठीक है, तो कंक्लूड आपने करने के लिए किन फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं? आप कर सकते हैं टू सम अप, या आई बिलीव, आई थिंक दैट, या इन अ नटशेल, इन माई ओपिनियन, या फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आप इन फ्रेजेस का इस्तेमाल करके अपने कंक्लूजन को लिख सकते हैं। यानी कि जब भी आपने टू सम अप विद माई कंक्लूजन, आप मतलब टू सम अप विद माई टॉपिक, आप इस तरह से अपने टॉपिक को लेके चल सकते हैं। या आई बिलीव, कि मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, या आई थिंक, या मैं ऐसा सोचता हूँ या सोचती हूँ। इन अ नटशेल, नटशेल का मतलब होता है कि एक मतलब बहुत बड़ी चीज़ को अगर शॉर्ट फॉर्म में बयान करें एक नटशेल में, तो किस तरह से। ठीक है, या इन माई ओपिनियन। अच्छा, यहाँ पे अक्सर बच्चे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग बिल्कुल गलत होगा, यहाँ पे आएगा इन माई ओपिनियन, क्योंकि अकॉर्डिंग हम हमेशा थर्ड पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। तो इन माई ओपिनियन, माई यानी कि हम लोग मतलब हम खुद हैं, तो माई ओपिनियन के लिए हम लोग इनका वर्ड इस्तेमाल करेंगे इन माई ओपिनियन। ठीक है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन बिल्कुल गलत आएगा, तो इन माई ओपिनियन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। जब आपने कंक्लूजन लिखनी है तो आपने इस तरह से लिखनी है, आपने अपने पॉइंट्स को इस तरह से रीस्टेट करना है कि आपका जो रीडर है, जो एग्जामिनर है, वो उसको आपके जितने भी पॉइंट्स आपने डिस्कस किए वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, और वो आपकी जो बात है, जो आपने अपना कंक्लूड किया है, उससे वो मुत्तफिक हो जाए, यानी कि वो उससे सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, वो आपके साथ एग्री करे। तो ये हो गया हमारा कंक्लूजन। आपने अपने पॉइंट्स को अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज में सम अप करना है। अगर आप अपने ऐसे को इस तरीके से लिखेंगे तो होप सो आप लोग बहुत अच्छे नंबर्स अटेन कर सकते हैं। और उसके बाद ये हमारा हो गया ऐसे राइटिंग कंप्लीट। अब आप इन रूल्स को, इन टिप्स को फॉलो करते हुए आप इजी से इजी टॉपिक लेके उनके ऊपर ऐसे लिखने की प्रैक्टिस स्टार्ट करें। होप सो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।